जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लूसेंट बुक के जीएस जीके का जो बुक आता है उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लूसेंट बुक दोस्तों ये 90% से अधिक जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके पास ये उपलब्ध होता है। हर स्टूडेंट ये इसे पढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसे पढ़ पाते हैं। मार्केट में जीके जीएस का कोई एक बुक जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं दोस्त, ये लूसेंट बुक है। अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं तो आपको जो लूसेंट का बुक आता है उसको ज़रूर सजेस्ट करते हैं। जीके जीएस का लगभग 80% सब्जेक्ट को कवर करता है, भटकना नहीं पड़ता है इधर उधर सिवाय करंट अफेयर के। तो दोस्त ये हमारे जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें जितने भी जीएस के पार्ट होते हैं उसमें लगभग 80% यही एकमात्र बुक 7 से 8 सब्जेक्ट को कवर कर देता है। बाकी 20% दोस्तों इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं इधर उधर से भी आते हैं। एक बुक से सारे क्वेश्चन आ जाएं ये इम्पॉसिबल है दोस्त। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बाहर से भी पूछे जाते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो 80% आप कर लेते हैं। तो 80% भी पर्याप्त है दोस्त। जैसे 25 क्वेश्चन अगर एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आप उसमें से 20 क्वेश्चन के आसपास कर ले रहे हैं तो इतना मोर देन एनफ है। बाकी करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं जो कई बार पढ़ करके आप अच्छा कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में इतना डेटा या इन्फॉर्मेशन रहता है, इतना फैक्ट रहता है कि पढ़ करके आप एग्जाम क्वालिफाई बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ऑल एग्जाम के सिलेबस लगभग सेम होते हैं, केवल क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहता है। जैसे आप अलग अलग एग्जाम देते होंगे तो आप देखेंगे कि चाहे ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप बी या सी की वैकेंसी जो आती हैं उसमें लगभग सिलेबस सेम रहता है। यही जो पढ़ेंगे आप वही वहाँ भी काम देगा, वहाँ भी काम देगा। जैसे हिस्ट्री का जो है कि उसके सिलेबस में आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आप देखेंगे कि वही चीज़ यहाँ भी है, वहाँ भी है, ग्रुप डी में भी है, ग्रुप बी में भी है, ग्रुप सी में भी है। तो यही बुक जो है कि यही इन्फॉर्मेशन वो आपको हर जगह काम देता है, बस उसका क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है दोस्त। चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, सीपीओ है, जीडी है, अगर टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का, स्टेट एग्ज़ाम में जैसे ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस प्री तक के लिए दोस्त ये बुक बहुत ही अच्छी है दोस्त। तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए ये इतनी फेमस है। तो हम देखते हैं कि इसमें पढ़ने में क्या समस्याएँ आती हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 7 से 8 सब्जेक्ट शामिल होते हैं बिना किसी मैप, चार्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो देखेंगे दोस्त इसमें एक आध मैप है हिस्ट्री में, तो बहुत ही कम मैप है, चार्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बहुत ही बोरिंग लगता है। इसमें टेबल बहुत जगह है दोस्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एग्जाम में सिर्फ टेबल से ही पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा खासा एग्जाम में कर सकते हैं। अगला दोस्तों डेटा बहुत अधिक होने के कारण पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगता है, नींद आने की समस्या उत्पन्न होती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, लोग बताते हैं। तो बहुत सारे, ये सत्य है दोस्त, बहुत सारे डेटा हैं, बोरिंग आना स्वाभाविक है। तो आप क्या करते हैं फिर उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, दूसरी बुक या पीडीएफ को फॉलो करने लगते हैं, टीचर्स पर निर्भर हो जाते हैं कि अब हम ये नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ज़रूर ही अच्छा करेंगे दोस्त। अधिकांश स्टूडेंट्स दोस्त वो टीचर या कोचिंग के टारगेट बैच, जैसे अलग अलग नाम होते हैं, 21 दिन 21 मैराथन, प्रैक्टिस बैच, ब्रह्मास्त्र वीडियो, गागर में सागर वीडियो, टीचर्स या कोचिंग के पीडीएफ पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, जिससे उनकी सेल्फ रीडिंग में कमी आ जाती है। तो इससे बेसिक क्लियरिटी उनकी कभी नहीं बन पाती है और इससे नंबर कम आते हैं और परेशान होते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपका नंबर अच्छा आएगा। आपकी बस बेसिक क्लियरिटी की ज़रूरत है, आप बेस अपना मजबूत कीजिए। सेल्फ रीडिंग को आप अगर अच्छा करेंगे तो आप बेस को अच्छा आपका बेस हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ इस बुक को पढ़ना है। अगला है दोस्त कि मज़ा नहीं आता। तो दोस्त इसका एक कारण है कि आपको तरीका गलत है, इसलिए मज़ा नहीं आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्त, चाहे वो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बस पढ़ने का तरीका बस चेंज करना है, मज़ा आएगा दोस्त। अगला है दोस्त कुछ टीचर लूसेंट पढ़ने से मना करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इससे सेल्फ रीडिंग में कमी आती है, उनके ऊपर निर्भरताएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्त कुछ टीचर हैं जिन्हें आप अच्छा मानते हैं, बहुत ही अच्छा, वो हमारे गुरुदेव हैं, इस टाइप का बहुत ही अच्छे टीचर आप उन्हें मानते हैं। अगर वो लूसेंट के बारे में थोड़ी सी बुराई कर देते हैं, थोड़ी सी उसकी गलत चीज़ों को बता देते हैं, तो आपके मन में बढ़ जाता है कि नहीं वो अच्छी बुक नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनकी कोचिंग भी चलाना है, अपने जो बैचेज हैं उनको भी लॉन्च करना है और जो बुक हैं उनको भी लॉन्च करना है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड बनाना चाहते हैं।
अगर आप टॉपर्स को देखेंगे, बहुत सारे टॉपर्स हैं दोस्त जो भी सेलेक्ट हुए हैं, उनसे आप उनकी इंटरव्यू देखेंगे तो वो लोग बहुत ही अच्छी बुक बताते हैं। इसमें नो डाउट दोस्त कि अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो उन लोगों ने जो सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, उनको टॉपर्स को देखोगे तो वो इस बुक को कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है, वो इस बुक को फॉलो किए हैं, तो आपको भी इस बुक को फॉलो करना है। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्त। इसको कैसे पढ़ना है कि अच्छे से समझ में आए, बोरिंग ना लगे, तो कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या नहीं पढ़ना। सबसे ज़रूरी है दोस्त कि इसमें आपको ये तय करना है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि हमारे सिलेबस में क्या लिखा गया है, और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसमें देखोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या पूछा गया है। तो वो बताएगा कि हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आप वो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो अननेसेसरी हैं, तो आपको उन चीज़ों को पता हो जाएगा जो पढ़ना है। अगला दोस्तों, आपको सीक्वेंस या सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। सीक्वेंस के एक ऑर्डर के साथ पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक होती हैं एक दूसरे से ऊपर। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप देखोगे जो है कि महाजनपद के बाद आप हर्यक वंश है, फिर उसके बाद मौर्य आता है, तो जो बौद्ध है, जैन है, ये सब एक दूसरे से लिंकेज हैं दोस्त। आप मॉडर्न में पढ़ रहे हो तो वहाँ भी देखोगे कि असहयोग आंदोलन के बाद सविनय हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सब में बहुत सारी लिंकेज है। तो आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक सिस्टमेटिक अध्ययन के साथ स्टडी करना है। बीच में इसमें आपको छोड़ना नहीं है कि ये पहले ये पढ़ लें, फिर पहले हिस्ट्री का एंशिएंट का जो है कि 2-3 टॉपिक पढ़ लिया, बोर लगा तो हम उसको छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक बोरिंग लगेगा, आपको उस समय थोड़ी देर के लिए जाइए बाहर, 5 से 10 मिनट के लिए आप बाहर जाइए, फिर उसके बाद आइए, फिर से पढ़िए, फिर बोरिंग लगेगा, नींद लगेगा, सो लीजिए, लेकिन फिर से आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो देखेंगे दोस्त, ऐसा जब बार बार फॉलो करेंगे तो दोस्त आपको उसको पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा उसका नॉलेज हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आपको कुछ सीनियर्स हैं, परिवार में कुछ बड़े भाई हैं, आप जिस लॉज में रहते हैं वहाँ पे कोई सीनियर्स हैं, फ्रेंड हैं, टीचर्स से भी, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी पूछ सकते हो। और नहीं है तो दोस्त आप टीचर्स के, कई सारे टीचर्स के वीडियोज़ हैं, वहाँ पे देखिए कि वो कैसे पढ़ाया है, इन्होंने इसको कैसे पढ़ाए हैं, वो वहाँ पे ये सब तरीक़ों को सीखिए कि उन्होंने कैसे वीडियो को पढ़ाया है। वहाँ से आप देख लीजिए, नई चीज़ है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको मन में आ जाएगा कि हाँ, कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसे से सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो आपके एक बार माइंड में आ जाएगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हो। आप कुछ 3D वीडियोज़ हैं, जैसे एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक है, वहाँ पे उसने 3D वीडियो आपको दिखाया है, मैप बेस्ड वीडियो बना के वहाँ पे दिखाए हैं, तो आप वहाँ से इन सब चैनल का यूज कर सकते हैं। आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा आपने, फिर उसके बाद उसका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़िए, मेडुअल पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए, फिर उसका आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि जैसे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पिनाइकल का आता है, किरण का आता है, तो आपने मॉडर्न पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको पूरे मॉडर्न को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लीजिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आप पढ़ लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लीजिए। तो जो टॉपिक पढ़ा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल साथ साथ में करते जाएंगे तो आपको बोर नहीं लगेगा, और एक दूसरे के दोस्तों पूरक होते हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग आएगा, मज़ा आएगा दोस्तों। इस तरह से आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा और आप के पास अच्छा नॉलेज होगा, आप अच्छा करेंगे। दोस्त कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सेल्फ रीडिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्त सेल्फ रीडिंग में शुरुआत में ऐसा लगेगा कुछ नहीं आता है, आपको लगेगा जब आप पहली बार पढ़ेंगे, तो दोस्त ऐसा नहीं है कुछ नहीं आता। आपके माइंड में दोस्त वो फर्स्ट राउंड जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको 5 से 10% जानकारी आपके पास अवेलेबल होगी, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके पास 5-10% जानकारी होगी। जब वो आप उसका सेकेंड राउंड लगाएंगे, सेकेंड राउंड रीडिंग पढ़ेंगे, तो उसमें 20 से 30% जो है कि आपको जानकारी होगी, उसमें भी समय अधिक लगेगा, थोड़ा सा उस पहले की अपेक्षा कम लगेगा, लेकिन यहाँ भी समय अधिक लगेगा। जब आप थर्ड रीडिंग राउंड की रीडिंग लगाएंगे तो उसमें आपको 30 से 50% का समय लगेगा। इसमें देखिए जो जानकारी होगी 30 से 50%, इसमें समय पहले की अपेक्षा कम लगेगा, क्योंकि आपने 1-2 बार पढ़ चुके हैं। आप उसको मल्टीपल राउंड जब लगाएंगे तो आपको 90% से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी और आपको समय बहुत कम लगेगा। आप ये सोचें कि हम पहली बार पढ़ेंगे तो हमें 90% आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है दोस्त। इसको कई टॉपर्स ने दोस्तों 15-15, 20-20 बार पढ़े या 10-10 बार पढ़ करके इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो आपको उन रास्तों को तय करना है, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि उन लोगों ने क्या किया है वही हमको भी करना है। अगला दोस्तों, कुछ जो मेरा तरीका है, एक जिसे मैं पढ़ता हूँ, किसी जैसे मान लीजिए लूसेंट का एक पेज है या मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ, तो उसमें मैं 3 रीडिंग, एक पेज को मैं 3 बार पढ़ता हूँ। तो उसमें क्या क्या करता हूँ, तो फर्स्ट राउंड जो है
फर्स्ट राउंड की रीडिंग बस केवल पढ़ता हूँ, ओनली रीडिंग करता हूँ, केवल पढ़ना है, उसमें कोई निशान कुछ नहीं लगाना है, बस अच्छे से पढ़ते जाना है। सेकेंड राउंड में दोस्तों जो सेकेंड राउंड की रीडिंग होती है उसमें मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करता हूँ रेड पेन से। दोस्त यहाँ से रेड पेन से मैं जो है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको रेड पेन से अंडरलाइन करता हूँ। जब थर्ड राउंड रीडिंग करता हूँ तो जो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन लगता है उसे अंडरलाइन करता हूँ, और पॉइंट को भी अंडरलाइन करता हूँ, पैरा को भी अंडरलाइन करता हूँ, और उसे ब्लू पेन से अंडरलाइन करता हूँ। पहले रेड पेन से अंडरलाइन करने के बाद मैं उसके ऊपर ब्लू चला देता हूँ तो वो रेड छुप जाता है, तो हमें मुझे मालूम हो जाता है कि यहाँ पे ब्लू पढ़ना है, हमें ब्लू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हर पेज में 20 से 25 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें जब 1-2 राउंड आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। तो वो जो है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें से जो है कि 5-10 पॉइंट जी है वही जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको रेड लाइन कर लेता हूँ। और यही बाद में जब थर्ड रीडिंग पढ़ता हूँ तो ये जो है कि वो कन्वर्ट हो जाता है 5 से 10 पॉइंट में, पर पेज जो है कि 5 से 10 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उसमें से। अब मैं इसमें और चीज़ें यूज करता हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टार देता हूँ उसको, जो पॉइंट है उसको मैं 1 से लेकर के 3 स्टार देता हूँ कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मैं रिवीजन करता हूँ, जब मैं रिवीजन करने के लिए जाता हूँ तो उसका मल्टीपल रीडिंग के लिए इसी का ही मैं मल्टीपल रीडिंग करता हूँ, जो मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन किया है मैं उसी का मल्टीपल रिवीजन करता हूँ। मैं रेड पेन या जो ऐसी चीज़ों को मैं जो नहीं निशान लगाया हूँ अंडरलाइन किया हूँ उसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, बस मैं मल्टीपल रिवीजन उसको देता हूँ जिसको मैं जो ब्लू पेन से और 3 स्टार 2 स्टार जो दिया है मैं उसको ही पढ़ता हूँ। तो मेरा बहुत ही कम समय लगता है। शुरू में मैं पढ़ा हूँ तो मुझे महीना लगता था, जो एंशियंट मेडुअल पूरी हिस्ट्री ख़त्म करने का, एंशियंट मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री को। अब मैं उसको जो है कि 4-5 घंटे में पूरा पढ़ लेता हूँ हिस्ट्री। तो इस तरीके से आप भी फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, जब इस तरह का आप उसको पढ़ेंगे अंडरलाइन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही कम समय में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगा, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आगे बढ़ेगा। जब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचता है तो उस समय ये जो अंडरलाइन है, जो ब्लू लाइन वाली जो अंडरलाइन है और 3 स्टार वाली जो अंडरलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। प्रत्येक पेज में 20 से 25 पॉइंट इस तरह से दिए होते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे रेड और ब्लू पेन का यूज देखिए यहाँ पे किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, और यहाँ पर और यहाँ पर किया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं, यहाँ पर भी किया है, यहाँ भी किया है। तो हमें ये चीज़ें बस सबसे इंपॉर्टेंट लगी है। ऐसे हमने प्रत्येक पेज में इसी तरह को हमने फॉलो किया है। तो जब भी मैं पढ़ूंगा तो बस इसी लाइन को मैं पढ़ूंगा, और चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे मालूम है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 स्टार है, मतलब कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो आत्मा की मान्यता रखता है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जो है कि ब्रह्मांड के सारे पदार्थों में वो आत्मा की मान्यता में विश्वास करता है। आगे हम देखेंगे तो आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में दोस्तों ये आत्मा का मान्यता नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनर्जन्म कर्मवाद में दोनों में विश्वास रखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मान्यता रखते हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद जो जैन धर्म के सिद्धांत, हमने देखिए पूरी लाइन को नहीं अंडरलाइन किया है, बस ये स्यादवाद और अनेकांतवाद ये जैन धर्म के सिद्धांत, बस यही हमको मालूम करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे देखिए ये एक लाइन है जो हमने ब्लू से स्टार दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ राजा, हमने पूरी लाइन को नहीं अंडरलाइन किया, बस कुछ राजा जैसे उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल हैं, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है, चंदेल शासक, ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे। और आगे देखिए हम देखेंगे यहाँ पे 1 स्टार दिया ब्लू पेन से। तो जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में, वो किसकी मूर्ति है, किसने बनवाया, कहाँ पर स्थित है, किस मुद्रा में है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस उसी को हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे हमने कहीं नहीं किया है, तो हमको सारा नहीं पढ़ना है। आगे हम देख लेंगे ये तमिलनाडु में भी जो कि जैन धर्म की जो गुफाएं पाई जाती हैं, तो उन गुफाओं का क्या नाम है, हमने इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसको हमने ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर दिया है। आगे हम देखेंगे तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे मालूम है थोड़ी बहुत। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को हमने क्या क्या अंडरलाइन किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे 5-6 बार स्टार दे दिया है, और यहाँ पे 2 बार यहाँ दिया है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो कहाँ पर दिया है, यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म को देखिए, यहाँ पे हमने ब्लू पेन चलाया है कि संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। आगे देखेंगे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
और देखेंगे यहाँ पे देखिए हमने एक पूरी लाइन में हमने सिर्फ यहाँ पे एक जगह पूरी लाइन में एक जगह स्टार 2-3 बार दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था, उसको एक घटना में, बौद्ध धर्म में एक घटना उसको नाम दिया जाता है, महाभिनिष्क्रमण इसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जब पूछा जाता है तो हम बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। तो मैं इसी को बार बार रीडिंग करता हूँ। आगे आते हैं तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमने एक जगह यहाँ पे ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों का यूज किया है, 2 स्टार दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूरा पेज को हमने अंडरलाइन नहीं किया है। प्रथम उद्देश्य उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे इसके अनुयायी कौन कौन थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। और इनकी मृत्यु देखिए हुआ था कुशीनारा में। और इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। हमें पूरा नहीं पढ़ना, बस ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसे कई सारे स्टार दिए हैं, तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ही यहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको कई सारे स्टार दे दिए हैं। इस तरह से आपको भी डेवलप करना है। यहाँ से इस तरह से आप अगर सीख लेते हैं, कोई एक भी सीखता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो किसी के तो ये वीडियो काम आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है कि 3 विषय 3 पिटक है। आप जानते हैं कि इन्होंने त्रिपिटक 3 बुक लिखा है, तो उसमें विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तो यहाँ पर आगे नीचे जाएंगे तो अब वो सूत्र पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत किसमें है, सूत्र पिटक में। और जो बौद्ध भिक्षुड़ित हैं उनके नियम संग्रह वो विनय पिटक में है। और आगे है अभिधम्म पिटक में, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भिक्षु भिक्षुड़ित हैं उन्होंने जो संदेश दिया है वो अभिधम्म पिटक में है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही कन्फ्यूजन लाती हैं, तो इसको हमने कई बार अंडरलाइन कर दिया है और कई सारे स्टार दे दिए हैं। तो बस हम इसी को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए हम बहुत कम जगह यहाँ पे पढ़े हैं, तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो आपको लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म में क्या, जैन धर्म में ये वो आत्मा की परिकल्पना वो करता है, यहाँ पे ये नहीं करता है। अनिश्वरवादी है वो भी अनिश्वरवादी है, लेकिन वो आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टार लगा दिया है। बस हमको यही सब पढ़ना है। आगे देखेंगे यहाँ पे त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ये पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देता है कि एक नहीं है, तो बुद्ध धम्म संघ इनके त्रिरत्न। आगे देखेंगे तो 4 संगीतियाँ हुई थी, जो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वहाँ पे कुंडलवन श्रीनगर में हुआ था, कौन कौन से राजा करवाए थे। तो इन सब चीज़ों को आप इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को यूज कीजिए, अपना तरीका डेवलप कीजिए। ये मेरा खुद का तरीका है, मैंने कहीं से शायद सीखा होगा, फिर भी मैं इसको अपना बहुत ही विस्तार दिया है। तो ये पूरे पेज में, पूरे बुक में मैं इसी तरह का यूज किया हूँ। तो मैं बहुत ही कम समय में रिविज़न कर लेता हूँ। तो अगर जैसे एग्जाम में टाइम कम है, 2 घंटे में ये सब चीज़ों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लू लाइन से यूज किया हूँ उसको मैं पढ़ के चला जाता हूँ, अच्छा खासा करता हूँ। इस तरह की चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, अगर तो करिएगा, इसको बहुत ही फ़ायदेमंद है। आगे हम देखते हैं कुछ रूल हैं जो आप GK में यूज कर सकते हैं। जैसे सिलेबस वाइज को जो है कि 2-3 रिवीजन करना है। आपने 2-3 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ लिया है लूसन, फिर उसके बाद उसको बार बार नहीं पढ़ना है। अब आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका सिलेबस सामने रखो और उसका एक पॉइंट को सिलेबस से 2-3 बार उसको रिवाइज कर डालो, अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो एग्जाम दे रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फुल मार्क टेस्ट लगाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल मार्क टेस्ट दे सकते हो, इन सब का यूज कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, आप बुक स्टार्ट करने जा रहे हो तो पढ़ने जा रहे हो, उसके पहले आप सिलेबस को देख ले, अपने जो सिलेबस है उसको देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो। उससे आपको मालूम चलेगा क्या पूछा गया है और क्या पढ़ना है, तो आप सही जगह काम करोगे। सेल्फ रीडिंग स्ट्रेटजी बनाइए दोस्तों, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होइए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हुए हैं दोस्त, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें जितने भी टॉपर्स हैं उसमें देखोगे कि उनकी अपनी खुद की अलग स्ट्रेटजी रही है। क्योंकि हर आदमी इंडिविजुअल है दोस्त, आप भी इंडिविजुअल हो, अपनी क्षमता को पहचानो दोस्त। तो उस क्षमता के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि आप जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं आपके बारे में जान सकता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। GS में कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर, वो आपके सिवाय और कोई नहीं जान सकता। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, कब कैसे क्या पढ़ना है, आपको कब सोते हो कब जागते हो कोई दूसरा नहीं बता सकता, वो उनके ऊपर लागू होती है। जो नोट्स बनाया है वो अपने अनुसार बनाए हैं, तो आपको भी अपने अनुसार सब चीज़ों को फॉलो करना है दोस्तों। अगर इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो निश्चय दोस्त आप जो पाना चाहते हो उसे मिल के रहेगा दोस्त। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको फॉलो करो, आप इस तरह से अपनी बनाओ। मैं इसको इस तरह बताने का मतलब है कि आप अपनी इस तरह से स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे मैं पर डे केवल एक सब्जेक्ट का रीडिंग करता हूँ, जैसे मान लो कि शाम को 6 से 8 हिस्ट्री पर डे पढ़ना है,
जब तक ख़त्म नहीं होता उसको पढ़ना है। एंशिएंट पढ़ना है, फिर उसका मॉड्यूल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है। जब तक ख़त्म नहीं होना है तब तक कोई ना ज्योग्राफी पढ़ना है ना पॉलिटी पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, जैसे सुबह 6 से 9 साइंस पढ़ लीजिए, फिर 9 से 12 पॉलिटी पढ़ लीजिए। तो इस तरह का 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ग्रुप स्टडी को फॉलो कीजिए। आपके यार दोस्त हैं, कोचिंग है, और गांव में अगर गांव शहर में हैं तो वहाँ पे आ रहे दोस्त होंगे तो उनका एक ग्रुप बना सकते, ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं। सेम टॉपिक डिसाइड कीजिए, उसको रीड कीजिए और उसका डिस्कशन कीजिए। तो क्या होता है कि बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत हो जाती है, तो बहुत सारी जानकारी होती है। लेकिन क्या होता है कि ग्रुप स्टडी होती है, लेकिन पढ़ाई के सिवा और सारी होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन पढ़ाई की जो समय बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो टॉपिक डिसाइड किया है उसको पढ़ना है। इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो जीएस भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जीके जीएस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा, आप अच्छा करेंगे। अगर फ्रेंड नहीं है तो आप स्वयं से एकांत स्थान में जाके बैठ करके रिवाइज कीजिए। जैसे बौद्ध धर्म है, उन कहाँ जन्म हुआ, जो ज्ञान प्राप्त किए, घर छोड़े, उनको घटना को क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, पहला उपदेश क्या कहाँ दिया, उस घटना को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या इसमें मान्यताएं हैं, कौन कौन सी संगीतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी बुक लिखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप पॉलिटिक उठा लीजिए, पॉलिटिक में उठाइए कि संविधान सभा का बैठक कब हुआ, क्या क्या वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। और उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति कौन है, पहले भाग में 22 भाग हैं, 22 भाग में क्या क्या लिखा गया है, किस अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। बैठिए इस तरह से, बैठ करके आराम से, एकांत स्थान में, कोई नहीं है दोस्त, आप जानते हो, आप अपनी क्षमताओं को जानते हो। इस तरह से बैठ के उन सब चीज़ों को रिकॉल कीजिए। देखो अच्छा करेंगे, रियल बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी। जैसे आपको सारी चीज़ें तो अच्छा नहीं लगता, जैसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, बिहेवियरल सब्जेक्ट है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपके गांव में प्रधान हैं, विधायक हैं। तो इन सब चीज़ें को हमारे सामने है तो उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो आप अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है कुछ अलग करना, कुछ अतिरिक्त चीज़ें कीजिए जो और स्टूडेंट नहीं करते हैं। जैसे अपने रूम में सारे लोग मैप लगाए रहते हैं, बट कोई पढ़ता नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको अपने रूम में जो मैप लगाए हैं उसको एक एक देश को उठाइए, कौन कौन से देश हैं, उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो कौन कौन सी उसकी राजधानियाँ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक एक जो कॉन्टिनेंट है, उसको आप पढ़िए। स्टूडेंट एटलस का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन मैप आता है, उसको अपने रूम में चिपका दीजिए, उसको पढ़िए कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा गया, उसको अंडरलाइन कीजिए, गोला लगाइए, रंग डालिए दोस्त। तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पास टाइम मिलता है तो आप 6 से 8 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है उसको, मैंने पढ़ा है, मैं सब चीज़ों को जानता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। बाकी अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो एनसीईआरटी को कवर किया है लूसेंट ने, कई सारी चीज़ें आपको हूबहू एनसीईआरटी का लूसेंट में मिलेगा। खुद से तरीका खोजिए, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्त, आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी ज़िले से हो, शहर से हो या गांव से हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, नो मैटर, कुछ नहीं मैटर करता है। मैटर करता है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हो, कितना जूझ रहे हो, ये मैटर करता है। इसको हम एक कोट से देख लेते हैं, डू व्हाट यू कैन। आप क्या कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार उसको करो। जितनी आपकी क्षमता है, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की क्षमता है, 18 घंटे पढ़ने की क्षमता है, तो पढ़ो। विद व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, उसको उसी को बार बार फॉलो करो। क्या वो पर्याप्त है क्या? अगर है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अदर रिसोर्सेज के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप बहाने दे रहे हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसी में आप मेहनत कीजिए। वेयर यू आर, आप कहाँ से हो, गांव से हो, शहर से हो, जहाँ से हो दोस्त वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। रूजवेल्ट ने खुद ही बहुत मेहनत किया। जब छोटे थे, बीमार रहते थे, उन्होंने खुद से एक्सरसाइज किया, बहुत ही मेहनत किया, और उसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती हुए। फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में और बहुत ही बेहतरीन यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे है दोस्त, नोट्स बनाएं या नहीं, लूसेंट का नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। ऑलरेडी नोट्स मेकिंग फॉर्म है दोस्त, ये आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी नोट्स मेकिंग फॉर्म में है। अगर आप नोट्स बनाओगे, एक लूसेंट और लिख दोगे आप, उसके बाद टेबल दिया, आप उसको क्या टेबल दिया है और उसमें जगह जगह इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया है, हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप उसमें क्या नोट्स बनाओगे? खुद ही ऑलरेडी रूप में वो नोट्स बना हुआ है। आप उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट को स्टार देना है। आप चाहे तो उसको हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। नोट्स मत बनाइए। आप कुछ अलग चीज़ उसमें कर सकते हो, तो अलग से 60 पेज में लिख करके उसे चिपका सकते हो।
और ये सब चीज़ें कहाँ से अलग से मिलेंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हो, मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ से जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, नई जानकारियाँ मिल रही हैं, उसको एक पेज पे लिखो, या फिर उसी लूसेंट में ऊपर नीचे जो है पेजेज हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जगह है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने बहुत जगह लिखा है, तो आप वो अलग से पेज चिपका सकते हो, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ चाहते हो तो कुछ सब्जेक्ट का शार्ट में नोट्स बना सकते हो। लगता है कि नहीं ये मेरा बहुत कमज़ोर है, तो बहुत ही शार्ट में कुछ चीज़ों का, टेबल का बिल्कुल नोट्स मत बनाओ, कुछ 60 चीज़ों का नोट्स बना सकते हो। कुछ चीज़ें नहीं है, एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा है, तो उसमें जैसे आप अशोक में पढ़ेंगे तो एक एग्रोनोमी करके एक अधिकारी उसको दिया है, लेकिन सन्निधाता और समाहर्ता के बारे में नहीं दिया, जो एनसीईआरटी में दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इन सबको आप उन्हीं के जो मौर्य साम्राज्य अशोक का पढ़े उसी के ऊपर लिख लो, अलग से 60 पेज में चिपका सकते हो, तो इस टाइप का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने लूसेंट के इंपॉर्टेंस को समझा, लेकिन फिर भी कई सारी स्टूडेंट को बहुत सारी समस्या होती हैं पढ़ने में। जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो गांव से हैं, शहर से हैं, बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर फैमिली से आते हैं, जो फीस भी नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं लूसेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे लूसेंट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी है, उसको मैं पूरा आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लूसेंट सीरीज़ में दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे, या फिर लूसेंट में जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। कि आप जब लूसेंट खोलेंगे विषय सूची, आप वो देखेंगे कि उसमें इतिहास है। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए आपको आसानी लगे, उसमें 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, और एक विश्व इतिहास भी चौथा पार्ट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे तो इसमें भूगोल है। भूगोल को दोस्तों 1-2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है। और इसके बाद देखेंगे तो पर्यावरण है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, और आगे देखेंगे इंडियन कल्चर है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे दोस्त वो होगा इतिहास स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत का देखेंगे। विश्व इतिहास कम इम्पोर्टेंट, इसको हम सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। और इसके बाद हम दोस्तों आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, जो कला और संस्कृति है। वहाँ से एसएससी जैसे एग्ज़ाम में या फिर सारे एग्ज़ाम में दोस्तों वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी चैप्टर होता है। तो हम उसके बाद इतिहास पढ़ने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद भूगोल देखेंगे, भूगोल के बाद हम पॉलिटी देखेंगे। इकोनॉमी दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है कि कम दिया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसके जो टेबल हैं इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। उसके पहले हम भारतीय संविधान को देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद संविधान देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे इंडियन कल्चर को हम कवर कर लेंगे हिस्ट्री पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद हम साइंस को पढ़ेंगे। साइंस में दोस्तों जो है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर में बहुत ही कम जानकारी यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हमने कहा है कि ये 20% चीज़ें यहाँ से आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा अलग अलग जगहों से। तो आगे है दोस्तों खेलकूद है, खेलकूद जो है इसको भी हम देखेंगे। आगे है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी चैप्टर होता है, बहुत यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने लूसेंट के इंपॉर्टेंस को देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देख लिया है, क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसको कैसे दूर किया जाए। तो इसी के लिए हमने लूसेंट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, और हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ बताएंगे, एनसीईआरटी हमने पढ़ा है तो उसको भी हम आपको उसकी भी नॉलेज आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, कि इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। आप कैसे जीएस में अच्छा कर सकते हैं उसको भी हम बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या हो रही हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। जय हिंद, थैंक यू, गुड लक।